पूजा जी जुड़ी थी, पूजा जी जुड़ी थी, चली गई क्या? यस मैम। आपके पास नंबर है उनका, मैसेज कर सकती हैं? नहीं है मैम मेरे पास नंबर। अच्छा, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि शिक्षार्थी के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस प्रकार ध्यान केंद्रित करना चाहिए? कितना नंबर है? 61। 61। आप लोगों के पास ये क्वेश्चन है? हाँ, कल सेंड की थी ना। कल हम ये क्वेश्चन कहाँ सेंड किए हैं? नहीं किए हैं। चलिए सेंड करते हैं, अभी देखिए, अभी भेजते हैं। चलिए पूजा जी करके गया। ओके मैम क्वेश्चन हम लोग को भी सेंड कर दीजिए ना। नंबर का नंबर ही नहीं है मेरे पास, कहाँ से क्वेश्चन सेंड कर? सर को भेज दीजिए ना, सर भेज देंगे। सर को भेजते हैं। तो आप लोगों के पास अगर क्वेश्चन गया है, देखिए, यस मैम। तो आप लोगों को हम आधे घंटे का समय देते हैं। इसमें हम बहुत सारा टॉपिक जो है आप लोग को पढ़ाए हैं, कल कुछ ट्रिक बताए हैं, तो आप लोग देखिएगा आप लोग कितना बना सकती है। सही बोली, आप लोग खुद से ट्राई करेंगे तब तो। चलिए खुद से सॉल्व कीजिए। तो करना कैसे है पता है? क्वेश्चन नंबर 1 है ना, 1 का जो राइट ऑप्शन होगा 1 लिखिएगा, 1 का राइट ऑप्शन केवल नंबरिंग कीजिएगा, पूरा आपको डिटेल नहीं लिखना है। 1 का 2 अगर सही है तो 2, 1 का 3 सही है तो 3, 1 का 4 सही है तो 4, 1 का 4 इस तरह से, 2 का 2 इस तरह से, 3 का 4 इस तरीके से। आप लोगों को केवल हम आधा घंटा का समय देते हैं, 3 बजे हम आप लोगों से पूछेंगे, ठीक है? हेलो गायत्री जी, पूजा जी। यस मैम। हाँ, यस मैम। चलिए ये सेट पेपर आप लोग बनाइए, और इसके बाद आप लोग को जो डाउट होता है उस चीज को हम क्लियर करेंगे, ठीक है? यस चलिए आप लोग का भी, ज्योति जी, चलिए कॉपी है ना, अभी दिख रहा है? यस मैम। चलिए जिनका जिनका जो जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन गलत है, सब क्वेश्चन का डाउट क्लियर कीजिएगा आप लोग, ठीक है? नंबर 1 किसी का गलत है? यस मैम। आप लोग का गलत है। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर क्या ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ठीक है? क्वेश्चंस को पहले समझा जाता है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, कि विद्यार्थी जो है ज्ञान अर्जन यानी कि शिक्षा जो ग्रहण करने बच्चे जो कक्षा में गए हुए हैं, अगर बच्चों को शिक्षा अर्जन करने में किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो उस क्रम में अध्यापक की क्या ड्यूटी होनी चाहिए, अध्यापक कैसे वैसे बच्चों को जो है शिक्षा की तरफ उनका ध्यान केंद्रित करेंगे, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है शिक्षार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों और ग्रेडों पर। तो हम लोग कभी भी, कल भी आप लोग को बहुत सारा ट्रिक बताए थे कि कभी भी हम बच्चों को उसके अंक, उसके ग्रेड के अनुसार बच्चों को डिवाइड करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। अंक और उसका ग्रेड देखना यानी कि हम कौन सा बच्चा उच्च क्षमता वाला है, कौन सा निम्न क्षमता वाला है, यही ना हम आंक रहे हैं। यानी कि ये ऑप्शन हम लोग का होगा ही नहीं, ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है शिक्षार्थियों को सक्रिय भागीदारी के लिए शामिल करना, ठीक है? अच्छा आप बताइए, आपको बोले थे ना हम सक्रिय भागीदारी के लिए शामिल, क्या था कोड? कोड क्या था? 4158 4158 इनकरेक्ट 4158। शिक्षार्थियों को क्या बोल रहा है? सक्रिय भागीदारी के लिए शामिल करना। हम आप लोगों को बोले हैं कि
यहाँ अब की शिक्षा जो है ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो बाल केंद्रित होनी चाहिए, जिसमें हम लोग एक्टिव ना होके, टीचर एक्टिव ना होके, किसको एक्टिव करना है? बच्चों को एक्टिव करना है। बच्चों को हमें ऐसे क्रियाकलाप, ऐसे कार्य देना है जिसमें बच्चे खुद इन्वॉल्व होके क्या करे, काम करे। प्याजे जी भी यही ना कहते हैं कि बच्चे जो क्या है अपने वातावरण में खुद ही इंटरेक्ट होके अपने ज्ञान का निर्माण जो है स्वयं करते हैं, यही ना बोलते हैं प्याजे जी। तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन दे रहा है, बाकी तीनों ऑप्शन देखिए ना, शिक्षा के द्वारा अधिगम की अवधारणा में कुशलता प्राप्त करना, यानी कि शिक्षार्थियों के द्वारा, किसके द्वारा? शिक्षार्थियों के द्वारा, यानी कि किसकी मदद से? टीचर की मदद से अधिगम की अवधारणा में कुशलता है। टीचर की मदद से कुछ नहीं दिख रहा है। लघु इसको दबाए थे, नहीं दिख रहा है? नो मैम, आप लोगों को कुछ भी नहीं दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा, अभी दिख रहा था। एक इसको नहीं, जब डिस्प्ले कर रहे हैं ना पिक्चर छाड़ने स्कूटर ऊपर नीचे दिख रहा है, ठीक है? अभी दिख रहा है? हाँ चलिए, हमको पता चल गया। देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो बोल रहा था कि विद्यार्थियों के द्वारा अधिगम की अवधारणा में कुशलता प्राप्त करना, यानी कि टीचर की मदद से विद्यार्थी जो कि कमजोर है या फिर जो असक्षम है उनको जो है अधिगम करना सिखाना, ठीक है। और चौथा बोल रहा है कि सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी सब कुछ याद कर ले। अच्छा हाँ, कभी भी याद करना, रटना, इन सबको एनसीएफ 2005 बोलता है? नहीं बोलता है, ठीक है। अंक और ग्रेड पे डिवाइड करना ये भी नहीं बोलता है। हम किसी की मदद के थ्रू कोई काम कर रहे हैं ये भी नहीं बोलता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे सबसे पॉजिटिव हम लोग का आंसर क्या है कि शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, यानी कि हम बच्चे को कुछ भी ऐसा क्रियाकलाप दे देंगे जिसमें बच्चे खुद ही इन्वॉल्व होके, एक्टिव होके उस काम को करे और खुद से सीखे उस काम को, ठीक है। तो सबसे पॉजिटिव आंसर तो इसमें यही है, ऐसे ही दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 2 किसका किसका गलत है? क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का सही है या गलत है? पूजा जी, गायत्री जी? गलत है मैम। गलत है। देखिए बोल रहा है अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशाली किसका संयोजन है। मतलब एक जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है जिसकी बुद्धि लब्धि हम लोग के 100+ होती है, ऐसे बच्चे जो होते हैं इसमें किन किन का संयोजन होता है, यानी कि बच्चे में कौन कौन से गुण होते हैं पता है? सबसे पहले देखिए उच्च प्रेरणा, यानी कि इन बच्चों के अंदर प्रेरणा बहुत होती है किसी चीज को जानने की, समझने की, सीखने की। उच्च वचनबद्धता, उच्च बद्धता का मतलब होता है कि जो भी कमिटमेंट करते हैं ना उस कमिटमेंट को वो पूरा करेंगे, ठीक है। कि इस बार हम एग्जाम में तुम्हारी हेल्प करेंगे मीन्स करेंगे, वो कभी भी अपने वादे से पीछे नहीं हटते हैं। और उच्च क्षमता, उनकी क्षमताएं भी होती है काफी उच्च होती है। लेकिन ये जो चीजें दी गई है ना, ये सही सीक्वेंस में हमको बताना है। तो सही सीक्वेंस इसका पता है क्या है? प्रतिभाशाली एक शिक्षक अध्यापक की एक छात्र की प्रतिभाशालिता का उच्च बद्धता होने का सबसे पहला रीजन होता है कि वो उच्च योग्यता उसमें होती है, यानी कि उसकी जो क्वालिटी होगी ना वो सामान्य बच्चों की तुलना देखिएगा बिल्कुल अलग होगी। उसकी क्षमता, उसकी योग्यता है वो हर फील्ड में उच्च होगा। वो बुक्स का, किसी भी चीज का नॉलेज उसको बहुत अच्छा होगा, वो कुछ क्रिएटिविटी बनाने में बहुत अच्छा होगा, कुछ भी चीज करने में बहुत अच्छा होगा। हर एक चीज की योग्यता उसकी क्या होगी? हर अन्य बच्चों की तुलना एकदम भिन्न होगी, अलग होगी। उच्च सृजनात्मक भी होगा, कुछ क्रिएट करने के लिए कुछ उसको प्रोजेक्ट वर्क दे दीजिए, ठीक है, कुछ क्रिएटिविटी दे दीजिए, वो बहुत सुंदर से अन्य बच्चों की तुलना अगर उसका वर्क देखिएगा तो उसके वर्क में और अन्य बच्चों के वर्क में आपको बहुत डिफरेंस नजर आएगा, ठीक है। और उच्च वचनबद्धता, यानी कि ऐसे बच्चे जो हैं जो भी कमिटमेंट करते हैं अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए कुछ भी करेंगे। अगर उनका कहना है कि इस बार हम क्लास में अव्वल लाके दिखाएंगे तो वो हर हाल में हर संभव कोशिश करेंगे उसको करने के लिए, अपने वचनबद्धता को पूरी करने के लिए वो हर संभव प्रयास करते हैं। तो इसका सही सीक्वेंस क्या होगा कि प्रतिभाशाली बच्चे क्या होते हैं? सबसे पहले याद रखिएगा, प्रतिभाशाली बच्चे
में उच्च योग्यता होती है, उच्च सृजनात्मकता होती है और उच्च वचनबद्धता होती है। पहले उच्च योग्यता आएगा, फिर सृजनात्मकता आएगा, फिर उच्च वचनबद्धता आएगा। ठीक है। एनसीएफ 2005 आप लोग को भेजे हैं, दिए हैं, किसी एक को दिए ना, पढ़ी है उसको? नहीं, वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण है। एनसीएफ 2005 क्या बोलता है कि बच्चों के द्वारा जो गलतियां हो रही हैं वो गलतियां बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है बताइए तो? ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध करता है। डांटने का जिक्र हम लोग को करना ही नहीं है, ऑप्शन ऐसे ही कट गया। ये बच्चों के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। ये सही है। बोल रहा है बच्चों के विचारों की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है, यानी कि बच्चों की क्या सोच है, बच्चे गलती जो कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए बच्चे जो हैं, हम आप लोग को एक एग्जांपल नहीं देते कि बच्चा 2 जोड़ 2 5 लिख रहा है, 4 नहीं लिख रहा है, तो हम बच्चे की बुद्धि, उसकी बुद्धि लब्धि को, उसकी क्षमता को समझ रहे हैं कि आखिर ये 2 जोड़ 2 4 ना लिख के 5 क्यों लिख रहा है, क्या उसकी कमी है, क्या वो सोच रहा है। ठीक है, तो इन सब चीजों को पहचानने में हमें क्या बोलता है, हेल्प मिलता है। तो बच्चों की गलतियों से हम उसकी कमियों को, उनके अंदर जो त्रुटियां हैं उसको हम लोग पहचानते हैं। समझ में आया? तीसरा ऑप्शन बोला था कि ये कक्षा के कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध करता है, मतलब जो गलती कर रहे हैं उसको क्लास से हम निकाल दिए, ऐसा भी नहीं है। चौथा बोल रहा है कि यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण। इसमें सब तो हम लोग का ट्रिक पे आ गया, वर्गीकृत नहीं करना है, बच्चों को कक्षा से हटाना नहीं है, डांटना नहीं है, ये तो सब ट्रिक पे हो गया। एक जो ऑप्शन बचा वो हम लोग का राइट है। ये आप लोग का सही था या गलत था? गायत्री जी, पूजा जी, सही है मैम। सही है ना? चलिए, कुछ ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि आप लोग के पास समय बहुत कम है, और ट्रिक पे ही हम आप लोग को लैंग्वेज भी बता देंगे। यही जो क्वेश्चन पेपर आप सबके पास चला गया है, व्हाट्सएप में चला गया है ना? Yes, इसी से हम आप लोग को हिंदी लैंग्वेज वाला ट्रिक बता देंगे। अगला बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, सबका सही है या गलत है? अधिगम सही है ना, क्योंकि ये हम 4 टॉपिक पढ़ाए हैं। बोल रहा है कि आपका गलत है ज्योति जी। किसका गलत है? आपका। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां यानी कि M को W, B को D, ऐसे ना, और दर्पण छवि, इसी विपरीत छवियों को हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण छवि के नाम से भी दे देता है। हम लोग किसी भी चीज को लिखते हैं सीधा, लेकिन दर्पण में, आईने में देखते हैं तो वो हमको उल्टा दिखता है, वही इसको दर्पण छवि कहते हैं। दर्पण एक प्रकार की दर्पण बीमारी भी होती है। आदि जैसी गलतियां मिलती है। तो इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है क्या? अधिगम अशक्तता, अधिगम में कठिनाई, अधिगम में समस्या, अधिगम में असुविधा। क्या बताए थे हम आप लोग को? हम एक शब्द का जिक्र किए थे, अधिगम अशक्त बच्चे बोलते थे पढ़ाते समय, अधिगम अशक्तता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, किसका किसका गलत है? सही है। निम्न में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें भी देखिए आप लोग का ट्रिक पे सारा आंसर हो जा रहा है। पहला बोल रहा है अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। क्यों? बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, कक्षा में जा रहे हैं, तो क्या इसमें केवल माता पिता का रोल है? स्कूल में जा रहा है तो टीचर का भूमिका नहीं है कि टीचर उसके सांवेगिक विकास में कुछ ना कुछ कार्य करे। ठीक है, ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। बोल रहा है कक्ष पर नियंत्रित परिवेश, यानी कि क्लासरूम को हम इतना ज्यादा ना, मतलब पाबंदी में रखेंगे, कि स्ट्रिक्टली रखेंगे कि तुमको वॉशरूम नहीं जाना है, तुमको ये नहीं करना है, तुम किसी से बात नहीं कर सकता, तुम ये नहीं कर सकता है। इतना ज्यादा नियंत्रित परिवेश कभी भी कक्षा का नहीं होना चाहिए। ठीक है। तीसरा बोल रहा है कक्ष का अधिकारवादी परिवेश, यानी कि जो क्लास टीचर है वो पूरे कक्षा में अधिकार जमा के रखा है। मेरे परमिशन के बगैर तुम लोग किसी दूसरे टीचर्स के पास नहीं जाओगे, कुछ पूछोगे नहीं, कुछ बात नहीं करोगे। मतलब सभी बच्चे जो है क्लास टीचर से, चाहे जो भी टीचर है, उससे इतना ज्यादा डरे हुए हैं कि बिना उसके परमिशन के वो लोग कुछ भी नहीं करते हैं। तो ऐसा अधिकारवादी परिवेश भी नहीं होना चाहिए। कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, यानी कि हम लोग का कैसा होना चाहिए? डेमोक्रेटिक
क्लासरूम होना चाहिए जहां बच्चे खुले रूप से अपने बातों को, विचारों को दूसरों के सामने रख सके, किसी समस्या हो तो उसका समाधान पूछ सके, ठीक है, अपने विचारों और अपनी अभिव्यक्तियों को खुले रूप से वहां पे बता सके, ऐसा वातावरण होना चाहिए कक्षा का, ठीक है। फिर हुआ, आप लोग भी बोलिए, आप लोग हमको दिख नहीं रही हैं, आप लोग बोलेंगी तो हमको समझ में आएगा कि आप लोग प्रेजेंट है। देखिए आप लोग बोल ही नहीं है। हाँ, नहीं तो अपनी बच्ची को ही बीच बीच में बुलवा दीजिए, उसी से हमको समझ में आएगा कि आप लोग प्रेजेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए, ठीक है, अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। यानी कि हम क्लासरूम का माहौल ऐसा रखेंगे, जैसे कि आप लोग को एक एग्जांपल दिए थे ममता वाली, जो ममता टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, बच्चों को इतने अच्छे से वो बताती है, ऐसा वो कक्षा का माहौल रखती है, प्यारे बच्चों, उनको खेल खेल में, ठीक है, उनको उनके साथ अच्छे से फ्रेंडली बिहेव करती है। तो ऐसा माहौल वो बना के रखी है ना कि बच्चे जो है क्या कर सकते हैं, खुले रूप से अपने बातों को रख सकते हैं, सृजनात्मक कार्य कर रहे हैं, नए नए एक्टिविटीज कर रहे हैं, हर चीजों को वो सीख रहे हैं। तो यहाँ पे भी बोल रहा है कि एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। लेकिन आगे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, कौन कौन सा ऑप्शन है जो कि हम कक्षा को एक सृजनात्मक परिवेश दे सकते हैं, लेकिन कौन सा इसमें एक ऑप्शन है जिसके माध्यम से सृजनात्मकता कक्षा में नहीं लाई जा सकती है, ठीक है। तो देखिए बोल रहा है अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। क्यों हम अध्यापक के अनुसार ही क्यों कार्य करेंगे, बच्चे वहां पे अपनी मर्जी से भी तो बहुत कुछ कर सकते हैं ना। प्याजी जी क्या कहते हैं कि हम बच्चों की बुद्धि को वयस्कों की बुद्धि के समान सामने हीन नहीं समझेंगे, उनकी बुद्धि भी उनके अनुसार क्या है, उन्हीं के लेवल की है, अपने एज ग्रुप के अनुसार उनकी बुद्धि क्षमता भी बहुत अधिक है, ठीक है। तो अध्यापकों के अनुसार ही क्यों कार्य करेंगे, उनको इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शन में क्यों काम करवाएंगे, ये चीज गलत है। आगे बोल रहा है बच्चे को स्वीकार करना, यानी कि किसी भी क्षेत्र के बच्चे हों, चाहे वो किसी आर्थिक क्षेत्र के, किसी भी समुदाय के, किसी भी वर्ग के बच्चे हों, हर बच्चे को हमें स्वीकार करना है, चाहे उसमें किसी प्रकार की अधिगम अक्षमता हो, चाहे उसमें किसी प्रकार की शारीरिक अक्षमता हो, हमें हर बच्चे को क्या करना है, स्वीकार करना है, कभी भी उसको हीन दृष्टि से नहीं देखना है, ठीक है। अध्यापक का सकारात्मक, हर बच्चे के प्रति टीचर का जो है पॉजिटिव ये होना चाहिए, बिहेव होना चाहिए, सबसे वो अच्छे से बात करे, सबसे अच्छे से बिहेव करे, बच्चों के प्रयासों को स्वीकृत करना, और बच्चा जो भी कोशिश करे, ठीक है, हम उसको कभी भी डांटेंगे धमकारेंगे नहीं। बच्चा कुछ ड्राइंग कर रहा है, कुछ भी बना के लाया, जैसे हम बच्चे को कोई प्रोजेक्ट वर्क दिए बनाने के लिए, बच्चा वो बना के लाया, मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हैं बहुत अच्छा बना के लाया, कोई एक बच्चा जो है बहुत अच्छा नहीं बना के लाया, तो हम क्या उसको डांटेंगे धमकारेंगे नहीं। वो जो भी प्रयास किया, उसने प्रयास तो किया, हम उसके प्रयासों को स्वीकार करेंगे, उसके प्रयासों को हम क्या करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, ताकि बच्चे का मनोबल बढ़े और वो आगे और उससे कार्य कर सके। तो ये 2, 3 और 4 तो क्या है, सृजनात्मक बनाने के लिए सही है, लेकिन क्या एक सही था, एक सही नहीं था। तो यहाँ पे एक ऑप्शन जो है इसका आंसर को स्वीकार कर, एक होगा, हाँ एक होगा। आप देखिए क्वेश्चन नेगेटिव में दिया है ना, नहीं है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा कीजिए, नहीं दिया हुआ है। अगला है 7 नंबर, किसका किसका गलत हुआ है, मेरा था 7 नंबर तो गलत नहीं होना चाहिए, मेरा सही था, हो गया। आप लोग का भी गलत है, पूजा जी डायरेक्ट देखिए 9 में 8 नंबर गलत, आप लोग का 7 नंबर गलत नहीं है, आपका गलत है, बता रहे हैं। बोल रहा है, देखिए इनका ज्योति जी का गलत है, समझ लीजिए आप लोग एक बार। लड़कों और लड़कियों के विषय में कुछ कथन जो है नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। लड़कों के विषय में बोला गया, लड़कियों के विषय में भी बोला गया है। हम लोग लड़कों और लड़कियों के विषय में हम लोग जेंडर लैंगिक मुद्दा पढ़ेंगे, अभी पढ़े नहीं है, हम बता देंगे आप लोग को। बोल रहा है लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, लड़कियां ही केवल लड़कियां के लिए ही केवल घर का काम नहीं ना बना है, तो लड़कों को भी घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। ये ऑप्शन
हम लोग का क्या है? सही सही है, यही इसका हम लोग का आंसर होगा, क्योंकि बाद बाकी ऑप्शन देखिए क्या बोल रहा है, इसमें लैंगिक रूढ़िवादिता को दिखा रहा है, लिंग भेदभाव को दिखा रहा है कि लड़के ही ये काम करेंगे, लड़कियां ये काम नहीं करेंगी। सभी लड़कों को विज्ञान और लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ना चाहिए। क्यों? लड़के का ही मेंटल एबिलिटी इतना ज्यादा होता है कि वही विज्ञान पढ़ेंगे, और लड़कियां गृह विज्ञान पढ़ेंगी, होम साइंस पढ़ेंगी। लड़कियों का माइंड इतना ज्यादा क्या होता है, कम होता है। ये बात इसको दर्शा रहा है, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। थर्ड देखिए, लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। क्यों लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए? लड़के भी तो कर सकते हैं, ये भी लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए, तो ये फिक्स तो नहीं है कि लड़के ही केवल घर के बाहर के कामों में सहायता कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही है। यहाँ पे दिखा रहा है लैंगिक रूढ़िवादिता को यहाँ पे कम करने की कोशिश की जा रही है, कम किया जा रहा है कि लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, एक प्रभावशाली अध्यापिका के लिए यह महत्वपूर्ण है। एक अध्यापिका है, उसको अपनी शिक्षण पद्धति को बहुत प्रभावशाली बनाना है, तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण होगा बताइए तो? प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। हम क्या बोले थे, व्यक्तिगत विभिन्नता, हम लोग चैप्टर पढ़े हैं। हर बच्चा जो है व्यक्तिगत रूप से भिन्न है, सबकी अलग अलग क्षमताएं हैं, सबकी अलग अलग अभिरुचि है, सबकी अलग अलग जो है विषय वस्तु पे नॉलेज है, ज्ञान है। तो हम सबको इंडिविजुअली अलग अलग जानेंगे, पढ़ेंगे, तो ही एक प्रभावशाली शिक्षिका जो होती है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण यही होता है। तो भी वो प्रभावशाली शिक्षिका अपने कक्षा के सभी बच्चों को अधिगम क्षेत्र में आगे बढ़ाने में क्या होगी, सक्षम होगी। सबका इंडिविजुअली वो क्या करेगी, पहचान करेगी। ठीक है, ये ऑप्शन ही हम लोग का यहाँ पे सही है, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग का गलत हुआ होगा, आकलन मूल्यांकन पे क्वेश्चन था, गलत है। देखिए तो, नहीं है, सही है, सही है पूजा जी, गायत्री जी। यस मैम। चलिए आप लोग गलत है, नहीं सही है, छोड़ दे इस क्वेश्चन को, हम नहीं बताए, नहीं बताए। एक मिनट, बाबू बाद में बात करते हैं बेटा, बाहर में है, क्लास ले रहे हैं, नाना जी आए हैं। अच्छा बाद में बात, अच्छा ठीक है, बाद में बात करते हैं। बता दे एक बार 9 नंबर, देखिए 9 नंबर बोल रहा, सुनाई दे रहा है ना आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। निम्न में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य है? आप लोग जितना भी क्वेश्चन पढ़ रही हैं, चाहे देख रही हैं, एक चीज नोटिस कर रही हैं, ज्यादातर प्राइमरी लेवल में किसका बात जिक्र हो रहा है? सृजनात्मकता का, रचनात्मकता का, इसी का ना, इसी का नाम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए बोल रहा है कि कौन सा उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है, बोल रहा है। रचनात्मक मतलब जिससे बच्चों को नहीं समझ में आए, बच्चों को देख लीजिए ना, यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है, बगल में ही क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ है, कुछ अगर वर्ड्स नहीं समझ में आए तो इंग्लिश पढ़ लीजिए। तो क्रिएटिव, ठीक है, कि बच्चे जो हैं क्रिएटिव हैं, कैसे कैसे क्या क्या वर्क वो कर सकते हैं, उसके हम लोग का बच्चों का क्या करना है, आकलन करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन जो है हम लोग का नेगेटिव में दे दिया है, पॉजिटिव नहीं पूछ रहा है। अगर पॉजिटिव पूछता तो परियोजना भी सही होता, प्रोजेक्ट बनाना, अवलोकन ऑब्जर्वेशन भी सही होता। खुले अंत वाले प्रश्न यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन, जिसको हम लोग देखिए, ये जो खुले अंत वाला प्रश्न दिया है इसको अपसारी चिंतन के नाम से भी बोला जा सकता है। आप लोगों को बताया थे ना, अपसारी चिंतन। सृजनात्मक बच्चे जो होते हैं, रचनात्मक बच्चे जो होते हैं, वो अपसारी चिंतन वाले होते हैं। ठीक है,
मतलब ऐसे मतलब क्वेश्चंस जिसका वो कई तरीके से, कई विधि से, ठीक है, कई सारे शब्दों का प्रयोग करके वो उसका आंसर दे सके। हम अगर किसी से पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है, तो वो उसको कितना शब्दों में बोलेगा? जैसे एक लाइन में बोलेगा कि मेरा नाम ये है, बस। इसके बाद वो अपने नाम का और कुछ बता पाएगा? नहीं। लेकिन अगर हम उससे पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि आपके नाम का अर्थ क्या है, तो वो हमको जो है कई तरीके से, कई शब्दों का, नए नए शब्दों का प्रयोग करके उसको एक बड़े रूप में, हमको विस्तारित रूप में बता सकता है। तो ऐसे प्रश्न जिसका कहीं अंत ना हो रहा है, जिसको हम कई तरीके से, कई विधि से, कई दूसरे दूसरे तरीके से, बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करके हम जिसको बता रहे हैं, जिसका कहीं अंत नहीं हो रहा है, उसको कहते हैं खुले अंत वाला प्रश्न या फिर अपसारी चिंतन। ठीक है। और जिसका जैसे कि पूछे कि आपका नाम क्या है, वो बच्ची नाम बताई, बस शांत हो गई, इसके बाद कुछ नहीं बोल रही है, वो होता है अभिसारी, बंद अंत वाला प्रश्न। उसको कहते हैं बंद अंत वाला प्रश्न। मतलब हम जितना पूछे वो उतना ही का जवाब देगी। इसके बाद वो आगे, हम उसे जितना पूछे उतना ही वो बोली। आपका नाम क्या है? आप कहाँ रहती हो? हम यहाँ रहते हैं। इसके बाद वो क्या बोलेगी? इसके बाद तो जो जितना प्रश्न पूछा गया उतना ही आंसर देगी। तो आप यहाँ क्यों रहती हो, अगर ऐसा प्रश्न पूछा गया तो ये खुले अंत वाला हो गया। और आप यहाँ कहाँ रहती हो ऐसा प्रश्न पूछा गया तो बंद अंत वाला प्रश्न हो गया। बंद अंत वाले प्रश्न को अभिसारी और खुले अंत वाले प्रश्न को अपसारी। सृजनात्मक बच्चे जो होते हैं वह खुले विचारों वाले होते हैं, खुले अंत वाले अपसारी चिंतन वाले होते हैं। ठीक है। तो खुले अंत वाले प्रश्न भी हम लोग का क्या है? रचनात्मकता का ही एक गुण है। अवलोकन करना रचनात्मकता का ही एक गुण है। हम बच्चे को अगर प्रोजेक्ट वर्क दे रहे हैं, बच्चे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, यानी कि उसमें भी बच्चों की रचनात्मकता हमें दिख रही है। कौन सा है इसमें जो टॉपिक जो इसमें मैच नहीं कर रहा है? विद्यार्थियों की योग्यता क्रम निर्धारित करना। क्रम निर्धारित करना यानी कि उसको डिवाइड किया, यहाँ पे वर्गीकृत किया जा रहा है। ठीक है। तो ये ऑप्शन हम लोग का गलत हो गया और यही इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव में पूछ रहा है, इसीलिए यही इसका आंसर होगा। अच्छा, 10 नंबर आप लोग का गलत ही होना चाहिए। 10 नंबर सही नो है। मैम 10 नंबर सही है? सही है मैम। क्या है? पूजा जी बोल रही है कि गायत्री जी बोल रही है? किसका गलत हुआ है ये? गलत नहीं है मैम, सही है। 4 नंबर। चलिए 4 नंबर, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी, किसी एक लक्षण को वो क्या है? डिस्ग्राफिया। बोले थे ना उनको मसल्स प्रॉब्लम होता है, वो सही से अक्षरों को लिख नहीं पाते हैं। तो वो जो प्रॉब्लम होता है वो कौन सा प्रॉब्लम कहलाता है? डिस्ग्राफिया। समझ में आया? अगला बताइए 11 नंबर, प्याजे के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? प्याजे जी समाज का जिक्र किए हैं। प्याजे जी के अनुसार परिपक्वन है। बच्चे जैसे जैसे मैच्योर होते हैं उनका संज्ञान धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ता है। प्याजे जी ने क्रियाकलाप का जिक्र किया है कि बच्चे अपने इन्वायरमेंटल के साथ खुद ही एक्टिवली क्या करते हैं? इंटरेक्ट होके अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो एक्टिवली यानी कि बच्चे क्या कर रहा है? क्रियाकलाप कर रहा है। तो प्याजे जी ने मैच्योरिटी का जिक्र किया है, प्याजे जी ने क्रियाकलाप का जिक्र किया है। हाँ, प्याजे जी भाषा का जिक्र नहीं करते, लेकिन एकदम भाषा को एकदम परे भी नहीं है। प्याजे जी सामाजिक को कोई महत्व नहीं दिए हैं। उनका मानना है कि बच्चे का जो संज्ञान का निर्माण हो रहा है उसमें समाज का, संस्कृति का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्याजे के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो सामाजिक अनुभव, क्योंकि वो समाज को महत्व, उनका कहना है कि बच्चे समाज में रहकर अपने संज्ञान का निर्माण नहीं करते, वो खुद ही अपने संज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11 का 1। ये क्वेश्चन जो है ना बुद्धि से है, इसको छोड़ दीजिए, बुद्धि थोड़ा टफ है। 12 नंबर, कोई भी नजारा हो सकता है, यह आसान है, परंतु यह सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नजारा होना आसान नहीं है। यह संबंधित है किससे बताइए तो? सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, शारीरिक विकास से या संवेगिक विकास से?
क्या लगाई है ऑप्शन में? 4 लगाई है। 4 सही है। आप लोग का क्या है? यस मैम, 4 नंबर। सही है। यस मैम। यस मैम। सही है तो इसको बताने की जरूरत है? नो मैम। मतलब क्वेश्चन आप लोग समझ के लॉजिकल बेस पे सॉल्व किए कि तुक्के पे आंसर सही हो गया है? मैम कल आप बताए थे मैम उसके। राइट है, ठीक है, मान लीजिए वहां आप कुछ सोच के समझ के ना आंसर लगाई हैं कि तुक्का नहीं ना मारी हैं। नो मैम। नो मैम। चलिए चलिए, आप लोग के कहने के अनुसार हम छोड़ देते हैं। अगला बोल रहा है 14 नंबर। 14 नंबर सही है या गलत है बताइए? गलत है मैम। चलिए, अधिगम मेरा में भी। आकलन। अधिगम में आकलन मतलब हम जो भी बच्चों को अधिगम करवा रहे हैं, लर्निंग करवा रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसका आकलन किस लिए आवश्यक है? हम आप लोगों को बताए थे ना। आकलन मूल्यांकन करना आप लोग को थोड़ा सा हम समझाए थे कि हम मान लीजिए आप लोग को पियाजे जी वाला टॉपिक पढ़ाएं, इसके बाद हम पूछ लिया आपसे कि अनुकूलन क्या है, बताइए बताइए, आत्मसातकरण क्या होता है, समायोजन क्या होता है। तो हम बीच बीच में पढ़ाने के बीच में आप लोगों से जो कुछ थोड़ा बहुत पूछ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? आप लोगों का आकलन कर रहे हैं, आकलन ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बोल रहा है अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक है, यानी कि हम आप लोगों को जो भी शिक्षा दे रहे थे, सिखा रहे थे, उसके बीच बीच में जब हम आकलन कर रहे थे, ये क्यों आवश्यक है? जांच परीक्षा के लिए आवश्यक है, प्रेरणा के लिए आवश्यक है, ठीक है, या फिर पृथकीकरण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहित कर देने के लिए, या फिर ग्रेड और अंकों के लिए। इसमें 2 ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा। बताइए, आप लोग बताइए कौन कौन सा ऑप्शन कट रहा है? प्रेरणा सही है भाभी। पृथकीकरण और श्रेणीबद्ध करना कभी भी बोला जा रहा है सीटेट में, वर्गीकरण करना, ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। ग्रेड और अंकों के लिए ये भी ऑप्शन कट गया। हम बच्चे को कभी भी ग्रेड और अंकों के अनुसार कंपेयर नहीं करेंगे। जांच परीक्षा भी कट गया, जांच नहीं करना है, परीक्षण करके हमको जांच नहीं करना है। प्रेरणा के लिए देखिए, आप लोगों को कोई हम टॉपिक पढ़ाते हैं और बीच बीच में आप लोगों से कुछ पूछ लेते हैं, और आप लोग अगर उसका आंसर्स नहीं दे पाए तो आप लोगों को खुद में खराब लगता है। नेक्स्ट डे आप क्या करती हैं? उस टॉपिक को थोड़ा पढ़कर आती हैं कि मैम अगर कहीं पूछ ले तो हम उसका आंसर दे सके। तो आपके अंदर मोटिवेशन आया ना, आप प्रेरित हुई ना, उस चीज को जानने के लिए, समझने के लिए आप प्रेरित हुई, तभी तो आप पढ़ के आई। समझ में आया? तो किसके लिए होगा? प्रेरणा के लिए होगा। ठीक है, 15 नंबर सही है या गलत है? सही हो गया? 2 नंबर 15 का 4 होगा भाभी। 15 का 2 होगा। आत्मसातकरण 4 बता रहा हूँ। कितना है? 15 का 2 है मेरा। पूजा जी, यस आप मैम, लोग का 2 सही है नंबर। या गलत है, ये बताइए पहले हम लोग। सही है मैम। सही है, इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। जो गलत है, मेरा गलत था। 4 लगाए थे। बोल रहा है प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जानेंगे? जो भी प्रचलित योजना चली आ रही है, जो भी परंपरागत योजना चली आ रही है, उसमें हम कुछ नई योजना को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। उसको क्या नाम दीजिएगा आप लोग? साम्य धारण तो देंगे नहीं, क्योंकि वो क्या होता है? आत्मसातकरण और समायोजन के बीच की कड़ी होती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम उसको संगठन का नाम तो देंगे नहीं, वो एक संगठित रूप तो है नहीं। अब रह गया 2 ऑप्शन, आत्मसातकरण और समायोजन। तो हम क्या बताएं? आत्मसातकरण इसका आंसर सही आत्मसातकरण आंसर होगा। क्यों होगा? प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी हम लोग जोड़ रहे हैं, समय के अनुसार नई जानकारी जोड़ रहे हैं, वो हम लोग का क्या कहलाता है? आत्मसातकरण कहलाता है। और समायोजन क्या कहलाता है? कि अब उस प्रचलित योजना में हम नई जानकारी जोड़ रहे हैं और इसके बावजूद भी हम उस समस्या का, उस परिस्थिति का सामना नहीं कर पाए, तो हम उसमें कुछ बदलाव ला रहे हैं, कुछ परिवर्तन ला रहे हैं, परिस्थिति के अनुसार हम कुछ क्या कर रहे हैं? अप डाउन कर रहे हैं, तो वो हम लोग का समायोजन कहलाता है। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ना हम लोग का क्या हुआ? आत्मसातकरण। वो हम लोग पुरानी विधियों को ही कर रहे हैं, बस उसको थोड़ा नए तरीके से। लेकिन समायोजन का मतलब क्या है? कि उस परिस्थिति को हम अपने पुराने अनुभव से सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं? उसमें कुछ नई चीजों को जोड़ रहे हैं,
कुछ कमी कर रहे हैं, कुछ बदलाव ला रहे हैं, कुछ परिवर्तन ला रहे हैं, तो ये हम लोग का क्या हो गया, समाज भोजन। समझ में आया? क्लियर हुआ? 16 नंबर गलत है? नहीं, 16 नंबर तो गलत नहीं होना चाहिए, सही है। चलिए, आज आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना खुद से, तो भी आप लोग को एक तरह की प्रेरणा मिलेगी। और आप लोग को एक होमवर्क देंगे, शाम को 7 बजे से जो क्लास स्टार्ट होगा, पूछेंगे वो क्लास स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, वो क्लास स्टार्ट होने से पहले ये जो क्वेश्चन आप लोग के पास गया है, इस क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा, इसको स्क्रॉल कीजिएगा, तो इसके बाद आएगा मैथ, और उसके बाद स्क्रॉल कीजिएगा तो उसके बाद आएगा आप लोग का 61 से 61 नंबर से पर्यावरण अध्ययन आएगा। उस पर्यावरण अध्ययन को, वो जो 30 क्वेश्चन है 61 से लेकर 90 तक, वो 30 क्वेश्चन एटलीस्ट आप लोग सॉल्व करके 7 बजे तक रखिएगा, ठीक है? सुन रही है? सुन रही हैं? यस मैम। हाँ, वो ईवीएस का क्वेश्चन सॉल्व करके रखना है। जितना पढ़ी है, जितना नॉलेज है, आप लोग को जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे ना, तो एक तरह का आप लोग के अंदर मोटिवेशन आएगा, अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट जागेगा। तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए जितना ज्यादा हो सके। अब तो टाइम भी नहीं है, अब तो प्रैक्टिस करने का ही टाइम है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 ये बोल रहा है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। ये बात हम कब बताए थे कि हर बच्चा की बुद्धि लब्धि अलग होती है, हर बच्चे की अलग प्रेरणा होती है, हर बच्चे की अलग एबिलिटीज होती है, अभिरुचियां अलग होती हैं। तो ये सब में बच्चे भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत किससे संबंधित है? बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित है, वंशानुक्रम के सिद्धांत से संबंधित है, पर्यावरण से है, या व्यक्तिगत विभिन्नता से? तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये व्यक्तिगत विभिन्नता को बता रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 भी बिल्कुल टफ नहीं है। बोल रहा है, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए। इसका अभिप्राय क्या है? वंचित समूह में आपका देखिए कौन कौन आ जाएगा। ऐसे बच्चे जो कि बहुत गरीब स्तर के बच्चे हैं, जो विभिन्न सामाजिक स्तर से आते हैं, वैसे बच्चे भी हो गए। जो शारीरिक रूप से विकलांग है, वैसे भी बच्चे आ गए, ठीक है। जो जिनमें अधिगम अक्षमता है, वैसे भी बच्चे आ गए। तो ऐसे बच्चों के लिए हमें सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए। इसका क्या अभिप्राय है? कैसे विद्यालय में हम इनको सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाएंगे? विशेष शिक्षा देंगे, एकीकृत शिक्षा देंगे, क्या बोल रहा है? अपरवजक शिक्षा देंगे या फिर समावेशी शिक्षा देंगे? समावेशी शिक्षा। ये हम आप लोग को बोले थे ना, अगर बच्चा किसी भी सामाजिक समुदाय का हो, आर्थिक रूप से वो, अच्छा, आर्थिक रूप से बच्चा जो है निम्न स्तर का हो, चाहे बच्चे में थोड़े बहुत जो है आंशिक रूप से शारीरिक विकलांगता है, चाहे बच्चे में अधिगम अक्षमता है, ऐसे सभी बच्चों को हम समावेशी शिक्षा में, समावेशी सामान्य बच्चों के साथ क्या करेंगे? शिक्षा नहीं देंगे। ओके, क्लियर? देखिए, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अभी अभी आप लोग को बताएं, आउट ऑफ द बॉक्स यानी कि बुद्धि जो है आप दिमाग के बाहर निकल गई है, जिसका कहीं अंत ना। अभी अभी आप लोग को हम अपसारी चिंतन के विषय में बता रहे थे। अपसारी चिंतन का मतलब, अपसारी चिंतन को नहीं होगा तो कहीं कहीं कॉपी में कुछ कुछ जो बोलते हैं ना, उसको नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अपसारी चिंतन को हम लोग खुले अंत वाला प्रश्न भी कहते हैं। अपसारी चिंतन को हम लोग सृजनात्मक बच्चों के श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स भी इसको कहते हैं, मतलब ऐसे आंसर्स, ऐसे सृजनात्मक, आउट ऑफ द बॉक्स कहेंगे, खुले अंत वाला प्रश्न कहेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स खुले अंत वाला प्रश्न, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? अपसारी चिंतन हो जाएगा, जो मतलब जिसका हम लोग का कहीं अंत ना हो। हम लोग इस पे कई सारे वाद विवाद, कई सारे टॉपिक्स, कई सारी चीजें, मतलब बहुत तरीके से हम इस पे चर्चा कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। इसका कहीं अंत नहीं हो रहा है, समझ में आया? ऐसे चिंतन को हम लोग कहते हैं अपसारी चिंतन, आउट ऑफ द बॉक्स, खुले अंत वाला प्रश्न। और वही अगर बंद अंत वाला प्रश्न होता है, उसको कहते हैं खुले अंत वाला प्रश्न, ठीक है, जिसका कहीं अंत ना हो, जो क्या है? अनलिमिटेड है, जिसका कहीं अंत ना हो।
और उसी में देखिए नीचे दिया हुआ है अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन को हम लोग कहते हैं बंद अंत वाला प्रश्न, ठीक है। अभिसारी चिंतन को हम लोग कहते हैं बंद अंत वाला प्रश्न, यानी कि हम उससे पूछे कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, बस उसके अलावा अपने नाम के अलावा क्या कुछ बता सकता है उसमें? बंद अंत वाला प्रश्न, ठीक है। क्या आगे समझ में आया? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन से अगर क्वेश्चन आए तो क्या हो जाएगा अपसारी, ओके। यस मैम। 20 नंबर तक कर लेते हैं, फिर छुट्टी दे देंगे। हमको पता है आपका चेहरा देखिए हमको समझ में आ रहा है, आप परेशान हो रही है। बस 20 तक, और आप लोग ईवीएस का क्वेश्चन सॉल्व करके रखिएगा। कितना नंबर था? देखिए क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। हम लोग जो शिक्षण बच्चों को देते हैं तो अध्यापक के द्वारा विद्यार्थियों का जो आकलन किया जाता है, समय समय पर टेस्ट लेके या कक्षा क्लासरूम में पूछ के जो आकलन किया जाता है, तो वो क्या है, इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए, किस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए हम बच्चों की बुद्धि क्षमता को देख रहे हैं कि हमने बच्चों को जो कुछ पढ़ाया बच्चों में उसकी समझ बनी है या नहीं ना। देखिए ये भी हम लोग का बहुत सारा तो ट्रिक पे ही आ जा रहा है। बोल रहा है देखिए ऑप्शन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है, कक्षा में प्रतिभाशाली और कमजोर विद्यार्थियों को समूह बनाने का जिक्र करना ही नहीं है, काट दिया। इसके बाद बोल रहा है 4 नंबर उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रणोत्तर करना है, यानी कि क्लास स्किप करवा के उसको अगले क्लास में भेज देना है। ऐसा भी नहीं करना है कभी भी बच्चों को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए बोल रहा है उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। मतलब ऐसे बच्चे जो कि जिनकी बुद्धि लब्धि कम है या जिनकी समझ का निर्माण कम हो रहा है, ऐसे बच्चों को पहले तो हम कक्षा में पहचानेंगे और पहचान के उसको क्या करेंगे, हम उनको फेल कर देंगे। ऐसा भी नहीं करना है, ओके। हमें उसकी समझ का निर्माण करना है, वो कहाँ प्रॉब्लम में है, कहाँ अटक रहा है, क्यों उसको वो चीज समझ में नहीं आ रही है, हम सब समस्याओं का हल निकालेंगे, ओके। तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए बोल रहा है विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण उपागमन में परिवर्तन करना। ये है हमारा आज का बाल केंद्रित शिक्षा का नियम कि विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उसको क्या चीज की आवश्यकता है, वो क्यों नहीं समझ में आ रहा है, उसको क्या वहां उसको प्रॉब्लम हो रही है, हम इन सारे समस्याओं का पहले तो जानकारी हासिल करेंगे, उसको क्या क्या समस्या हो रही है, और उसके अनुसार हम क्या करेंगे, शिक्षक अपने स्टडी लेवल को चेंज करने की कोशिश करेंगे। हम अपने विधियों को, हम जिस तरीके से उसको बता रहे थे वो नहीं समझ पा रहा था, अब हम अपना शिक्षण विधि में क्या करेंगे, बदलाव लाएंगे, चेंज लाएंगे, हम उसको दूसरे विधि से बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कभी भी सीटेड क्या बोलता है कि कभी भी अगर एक बच्चा जो है किसी टीचर के समझाए हुए बातों को समझ नहीं पा रहा है, जान नहीं पा रहा है, ठीक है, तो उसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, उसमें टीचर की गलती है। टीचर क्यों नहीं उसको बता पा रहा है, क्यों नहीं समझा पा रहा है, वो उसको दूसरी विधि से बताए, वो उसको तीसरी विधि से बताए, किसी अन्य विधि का प्रयोग करके बताए, ठीक है। ये टीचर की कमी होती है, बच्चे की कमी। उसको बच्चे के अनुसार अपने शिक्षण उपागमन में बदलाव लाकर उसको समझाने की कोशिश करनी है, ओके। एक लास्ट बताते हैं, बाकी का जो 10 रहेगा हो सके टाइम रहे तो रात में हम लोग उसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। बोल रहा है 20 नंबर अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चे के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? ऑप्शन क्या दे दिया है, नेगेटिव में दे दिया है, ठीक है। क्या बोल रहा है, अधिगम को सार्थक नहीं बना रहा है, कौन सा, विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना। जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो भी विषय वस्तु पढ़ रहे हैं उस पर प्रश्न बनाना, ये तो अच्छी चीज है। हम खुद से उस पर अगर प्रश्न बना रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। प्रकरण पर परिचर्चा या वाद विवाद करना, परिचर्चा करना, वाद विवाद करना, आप लोग को क्या बोले थे, ऐसा करना बहुत
अच्छा है, बच्चों को सृजनात्मक बनाने के लिए बहुत जरूरी है। विषय वस्तु पर प्रश्न बना रहा है तो भी बच्चा सृजनात्मक बन रहा है, परिचर्चा हो रही है, वाद विवाद हो रहा है तो भी बच्चा क्या हो रहा है, इनोवेटिव हो रहा है, प्रकरण का प्रस्तुतिकरण, ठीक है, और विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति, मतलब बच्चे को याद करवा दिए हैं, एक बार फिर से उसको रिवीजन करवा दिए हैं। ये चीज हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा ये यहाँ पे इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है, सार्थक अधिगम ये नहीं है। हम बच्चे को कोई चीज रटवा दिए, याद करवा दिए, फिर उसको रिवीजन करवा दिए, ये सार्थक अधिगम नहीं है। हमें अर्थपूर्ण उसको बताना है, समझाना है, उसके समझ का निर्माण करना है, ये सार्थक अधिगम होता है। किसी चीज को हम सरसरी तौर पर पढ़ गए और हमको उसका मीनिंग ही नहीं समझ में आ रहा, हमको उसका अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा, तो ये सार्थक अधिगम नहीं होता है। सार्थक अधिगम का मतलब हमें उसका सार समझ में आए, हमें उसका अर्थ समझ में आए। ओके, ठीक है, आप लोगों से पूछ रही हूँ पूजा जी। चलिए, अब जो 10 क्वेश्चन रह गया है उसको कोशिश करेंगे रात में सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अगर रात में सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, और नहीं होता है तो बाकी कल करेंगे। मैम कब तक स्कूल खुलेगा? मेरा स्कूल मंडे खुल रहा है, बहुत जल्दी, यानी 2 तारीख से। 2 तारीख के बाद हम आप लोग को बस 1 तारीख तक, एक को छुट्टी नहीं देंगे और हाँ, एक को छुट्टी देंगे क्योंकि मेरी बुआ आई हुई है, अभी के पास गया हुए थे, वहां से भागे भागे हम यहाँ पे आए हुए। मतलब 1 तारीख छुट्टी, यानी कल भर से। ठीक है, तो बाकी का 10 क्वेश्चन जो है हम लोग रात में सॉल्व करेंगे, और आप लोग इसी क्वेश्चन पेपर पे देखिएगा 60 क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 90 तक ईवीएस का क्वेश्चन है। आप लोग को जो बताए हैं, जितना आप लोग को पढ़ाए हुए हैं ना, जो आता है उसको सॉल्व कीजिएगा, जो नहीं आता है कोई बात नहीं, रात में तो हम लोग क्लास करेंगे ही ना, बाकी का क्लास 5 का बुक तो सॉल्व करना ही है ना, ठीक है, समझ में आया? ठीक। और हिंदी आप लोग को, हम हिंदी लैंग्वेज जो है हम आप लोग को पूरा डिटेल में नहीं बताएंगे, हम आप लोग को ट्रिक बता देंगे, और ट्रिक से आप लोग 25 से 26 नंबर लाइएगा, और केवल ट्रिक से। बाद में हम लोग डिटेल में देखेंगे कैसे करना है, अभी टाइम नहीं है। 10 का किसका एग्जाम है? सबसे पहले आप ही का है। अच्छा, गायत्री जी आपका कब है? 13 को है मैम। 10 के बाद 13 ही एग्जाम है, 10 के बाद 11 नहीं, 17 को है। पूजा जी का 30 को है ना, पूजा तो एक टाइम है। प्रिया जी, क्वेश्चन ही आपके लिए है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। आप लोगों को भी आंसर आएगा, आप लोग क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, आंसर आ रहा है तो बताइए, ठीक है। निम्न में से कौन सा बच्चों के सामाजिकीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? यानी कि हम बच्चों का सोशलाइजेशन कर रहे हैं, उसका समाज का निर्माण कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा जो प्रगतिशील मॉडल है वो सही नहीं है। क्वेश्चन इसमें नेगेटिव में दिया है, नहीं है पे ध्यान दीजिएगा। प्राय होता क्या है कि एग्जामिनेशन सेंटर में सब जल्दी जल्दी में जब पढ़ने के चक्कर में ना वो नहीं शब्द को भूल आते हैं और पॉजिटिव वाला आंसर दे आते हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर होगा नेगेटिव में, ठीक है। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी है, बच्चा आर्थिक रूप से निर्धन है, जो कुछ भी है, बच्चे को कक्षा में जो कुछ भी बताया जा रहा है ना वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बच्चा है हम लोग का हिंदू धर्म का, उसको कक्षा में बताया जा रहा है मुस्लिम धर्म के विषय में, किस तरह से वर्शिप किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, तुमको उसको फॉलो करना है। तो क्या बच्चा जो है कक्षा में जो कुछ भी बताया जाएगा, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि जो कुछ भी है, उसको बच्चा एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं। बच्चों की सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर ही हमें बच्चों को उनकी सामाजिक, आर्थिक, उनके हर पक्ष को ध्यान में रखकर हमें बताना है, ठीक है। अगला बोल रहा है कि कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। ये तो होना ही चाहिए, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, अच्छा माहौल होना चाहिए जिससे बच्चे जो है खुल के अपनी बातें जो है सबके सामने रख सके, अपनी समस्याओं का समाधान कर सके, अपने विचार सबके सामने व्यक्त कर सके। तो ऐसा माहौल होना चाहिए। ये पॉजिटिव में हो गया, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। अगला बोल रहा है सामाजिकीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है।
ठीक है। समाजीकरण, सामाजिक नियमों का अधिकरण, यानी कि हम लोग जो कुछ भी समाज में रहने के कारण हम लोग समाज के जितने भी नियम है उन सारे नियमों को क्या करते हैं, हम अपने व्यवहार में शामिल कर लेते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं, है ना। हम लोग सामाजिक प्राणी है तो समाज के हर नियमों को हम लोग मानते हैं, वो हमारे व्यवहार में ऑटोमेटिक शामिल हो जाता है, हर एक नियम का हम लोग पालन करते हैं। तो सामाजिकीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। अगला बोल रहा है समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सिखाना। ठीक है, मतलब बच्चों का अपना एक समूह बना दिए, ग्रुप बना दिए और बच्चों का उसमें सक्रिय सहभागिता हो, बच्चे एक्टिवली वहां पे वर्क कर रहे हैं, सामाजिक कौशलों को बच्चे सीख रहे हैं, यानी कि समाज के जो कुछ भी नियम है, स्किल है, वो सारे स्किल्स को सीख रहे हैं। तो बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा। प्रिया जी, ये क्वेश्चन आपका था। प्रिया जी हैं? ऑप्शन नंबर 1 सही है मैम। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, क्योंकि बाकी 2, 3 और 4 पॉजिटिव में दे दिया है। ठीक है, अगर पॉजिटिव में रहता तो ये तीनों में से किसी एक को, ये तीनों का तीनों राइट है। सामाजिकीकरण प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में अगर पूछता, ये पॉजिटिव में पूछता, नहीं शब्द का इस्तेमाल नहीं रहता, तो ये तीनों हम लोग का ऑप्शन सही था। लेकिन अब इस तीनों ऑप्शन में से हमको सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना था, वो सबसे ज्यादा चैलेंजेस हो जाता, मतलब बहुत ज्यादा टफ हो जाता है कि 3 ऑप्शन में से सबसे मतलब बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। लेकिन यहाँ पे दिया क्या है, नेगेटिव में दे दिया है, ये तीनों हम लोग का पॉजिटिव में है, इसीलिए नंबर 1 जो है हम लोग का आंसर, इसका सही आंसर होगा। क्योंकि बच्चों की कैसी भी पृष्ठभूमि हो, उसको हम लोग नकार नहीं सकते हैं। ठीक है, बोला जाता है ना कि बच्चों को निजी रूप से जोड़कर, उनके व्यक्तिगत जीवन से जोड़कर, जानकर ही हम लोग आजकल स्कूल में पीटीएम होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है, क्यों पेरेंट्स को बुलाया जाता है, ताकि बच्चे का घर में परफॉर्मेंस कैसा है, उनके घर का माहौल कैसा है, उनके घर का बैकग्राउंड कैसा है, हर एक चीज को टीचर्स जानते हैं। ठीक है, तो उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी है, उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी है, उनके पेरेंट्स का कैसा बिहेव है, घर में पेरेंट्स पढ़ाते हैं या नहीं, शिक्षित है या नहीं, हर एक चीज देखा जाता है। तो इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि कुछ भी हम बच्चों को पढ़ा दिए उसको बच्चे को एक्सेप्ट करना ही होगा, ये गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये गायत्री जी आपके लिए क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़िए। देखिए बोल रहा है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। ठीक है, इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं। पुष्पा अकेले अपने से कोई काम नहीं कर सकती है, लेकिन क्या देखा गया कि किसी बड़े आदमी की मदद से या फिर किसी मार्गदर्शक की उपस्थिति में वह काम कर ले रही है, वो जो काम उससे नहीं हो रहा था वो कर ले रही है। तो यह मार्गदर्शक जो है उसको क्या कहेंगे हम लोग, पूर्व संक्रियात्मक चिंतन कहेंगे, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहेंगे, सहारा देना कहेंगे, या फिर पार्श्वकरण कहेंगे, क्या कहेंगे। गायत्री जी? नहीं है मैम। नहीं, गायत्री जी नहीं है? नो मैम। गायत्री जी तो थी। चलिए कोई बात नहीं, ज्योति जी बताएंगी जल्दी, ज्यादा नहीं ज्योति जी, वहां पे आपको 2.5 घंटे के वजह से 4 घंटा नहीं मिलेगा, समझ में आया आपको। जो बहुत फास्ट क्वेश्चन करना है, ऐसा नहीं कि 20 क्वेश्चन करके आए और सारा क्वेश्चन छोड़ दिए, स्पीड बढ़ाइए। क्या होगा ज्योति जी? जेडपीडी। जेडपीडी होगा। चलिए प्रिया जी, क्या है इसका आंसर? स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा है, आपको भी नहीं दिख रहा है? नो मैम। स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है? नहीं। 1 मिनट।
अब दिखा। चलिए। पार्श्वकरण या ध्यान नहीं है। जेडपीडी अच्छा, आप पार्श्वकरण पढ़ी हैं? नहीं। नहीं पढ़ी है ना, फिर इसको क्यों ले रही हैं? आप पूर्व पूर्व क्रियात्मक चिंतन पढ़ी हैं? समीपस्थ विकास का क्षेत्र पढ़ी है? जेडपीडी सहारा। जेडपीडी तो हाँ, सहारा जेडपीडी। देना था तो जेडपीडी हम तो चलिए पूजा जी बताइए क्या होगा इसका आंसर। थोड़ा बगल में इंग्लिश में भी लिखा हुआ है पर्यावरण उसको में। क्या पर्यावरण। क्या आप पर्यावरण? पर्यावरण। आप पार्श्वकरण को बोल रही हैं? पार्श्वकरण लिखा अच्छा आप हुआ लोग है। हाँ, पार्श्वकरण लिखा हुआ है। अच्छा आप लोग हमको ये बताइए, बोल रहा है एकदम साफ अक्षरों में लिखा है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा कर लेती है, वो काम को कर ले रही है। तो इस मार्गदर्शन को हम लोग क्या कहेंगे? हम आप लोग को क्या बताए थे कि बच्चे को हम साइकिल चलाना नहीं आता है, ठीक है, हम बच्चे को चलो उसको साइकिल चलाना नहीं आता है, वो अकेले साइकिल चलाना नहीं सीख सकता है। हम क्या किए, उसको साइकिल चलाने के लिए फील्ड में ले गए, पीछे बैठा बच्चा बैठा, हम पीछे से पकड़े रहे, बच्चा पैडल मारा, 2-4 पैडल मारा, हम छोड़ दिए, बच्चा अपने आप करने लगा। उसको हम क्या नाम देंगे? हम सहारा दे रहे हैं ना, जेडपीडी नाम देंगे। हाँ, तो बच्चे का वास्तविक विकास और बच्चे का संभावित विकास के अंतर को क्या कहेंगे फिर? बच्चे के पास खुद से करने की 60% की कैपेसिटी है, हमारी मदद से वो 100% तक पहुंच गया, इन दोनों के अंतर को क्या कहेंगे? भाषा में दे दिया है, बताइए। ऐसे ही भाषा में देता है और इससे भी टफ भाषा में देता है, ये सीटेड है। एकदम हाँ, सरल भाषा में बोल दिया है। सहारा देना इसमें हाँ जैसे तो बोले तो बगल में इंग्लिश में लिखा हुआ है, पढ़िए। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट लिखा है, स्कैप फोल्डिंग लिखा है, हर चीज लिखा है। पार पाइड, उसको पार भी कहते हैं, उसको पाइड भी कहते हैं, उसको स्कैप फोल्डिंग भी कहते हैं, इसको सहारा देना भी कहते हैं। सहारा देना। हाँ, क्या होगा? सहारा देना। सहारा देना। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान, ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था बोल रहा है, यानी कि हम लोग का पूर्व बाल्यावस्था हो जाएगा, अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। कौन बताता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे स्कूल जाते हैं? पहले हमको ये बता दीजिए, स्कूल जाते हैं बच्चे? बाल्यावस्था में ना, बाल्यावस्था को 2 भागों में बांट के हम लोग स्टडी किए थे, प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर हम लोग का बाकी अवस्था या उत्तर बाल्यावस्था। हाँ। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे स्कूल जाते हैं? नहीं। प्रारंभिक बाल्यावस्था को किस किस नाम से जानते हैं? प्री गैंग एज, प्राक स्कूली अवस्था कहते हैं ना, खिलौनों की अवस्था कहते हैं ना प्रारंभिक बाल्यावस्था को। हाँ। तो अब बताइएगा कि बोल रहा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। कौन उनको प्रारंभिक बाल्यावस्था में सारी जानकारी देता है? अध्यापक और साथी देगा? क्या? नो मैम। माता पिता नो मैम। भाई बहन। माता पिता माता एवं भाई बहन। माता पिता और भाई बहन, क्योंकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा स्कूल जा नहीं रहा है, तो अध्यापक और साथी कहाँ से मिलेगा? उस स्टेज में बच्चों का अपना कोई गैंग भी नहीं होता है, उसको प्री गैंग एज कहते हैं, अपना कोई उसका फ्रेंड सर्कल नहीं होता है, टीचर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 कट गया। ऑप्शन नंबर 2 में भी साथी का जिक्र कर दिया है, वो भी कट गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 में भाई बहन तो दिया है लेकिन अध्यापक जोड़ दिया है, वो भी ऑप्शन कट गया। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, माता पिता और भाई बहन। बच्चे प्रारंभिक रूप से जो कुछ भी
जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, वो अपने माता पिता और भाई बहनों के द्वारा ही सीखते हैं। ठीक है, ये सब चीज बेसिक है, ये सब लॉजिक, इसी लॉजिक के थ्रू ये सब कुछ सॉल्व करना होता है। इसीलिए आप लोगों को थ्योरी हम करवाएं, टाइम रहता तो हम और भी थ्योरी करवाते। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्न में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? अब आप लोग बोलेंगे कि ये परवर्ती क्या होता है, नहीं समझ में आ रहा है। परवर्ती मीन्स, थोड़ा सा स्लाइड कीजिए, क्वेश्चन नंबर 28 इंग्लिश में पढ़िए। ओके। पढ़िए तो, विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फेल अंडर द लेटर चाइल्डहुड? लेटर चाइल्डहुड मतलब समझ में आ रहा है? लेटर चाइल्डहुड मीन्स लेटर चाइल्डहुड पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था। अब प्री चाइल्डहुड मीन्स पूर्व बाल्यावस्था और लेटर चाइल्डहुड मीन्स पूर्व बाल्यावस्था। मैम उत्तरी लेटर बाल्यावस्था। चाइल्डहुड मतलब बाद की अवस्था भी कहते हैं हम लोग उत्तर बाल्यावस्था को, पोस्ट चाइल्डहुड भी कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था को, हम बोले थे तो ना। 6 से तो 11 ये हम लोग का उत्तर बाल्यावस्था हो गया। तो 3 उत्तर नंबर, बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत कौन आएगा? 3 नंबर 6 से 11। 6 से 11। अगला बताइए, 20 नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर। आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होती है। ठीक है, भाषा विकास जो होता है, बालकों में जो भाषा का विकास हो रहा है, वो व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होती है। नैसर्गिक प्रवृत्ति का यहाँ पे मतलब हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पे ये जिसको हम लोग हेरिडिटी कहते हैं, वंशानुगत। अच्छा। ठीक है, तो ये हमारे वंशानुगत से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट से प्रभावित होता है। तो आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय पर हो रही है? आर्जव जिसको नैसर्गिक प्रवृत्ति बोल रहा है, सोनाली उसको क्या बोल रही है? परिवेश से प्रभावित बोल रही है। तो आर्जव और सोनाली के बीच जो यह चर्चा हो रही है, किस पे हो रही है? आप लोग आंसर दीजिएगा। स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस हो रही है। ठीक है, सतत तथा असतत अधिगम पर बहस हो रही है। इसके बाद बोल रहा है, चौथा नंबर ऑप्शन देखिए, चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना पर बहस हो रही है, या फिर प्रकृति तथा पालन पोषण विवाद पर बहस हो रही है। किस पे हो रही है? क्या होगा ऑप्शन हम लोग का? क्या होगा ऑप्शन? यहाँ तो हेरिडिटी और समाज का बात किया ना मैम ऊपर में, तो स्थिरता तथा अस्थिरता, असतत, हटाइए इंग्लिश क्या दिया। सेकंड नंबर मैम। सेकंड नंबर कैसे होगा पूजा जी? सतत और असतत अधिगम कैसे होगा, बताइए तो। थर्ड नंबर होगा मतलब मैम। निरंतर चल भी रहा है और नहीं भी, इसका तो यहाँ पे जिक्र ही नहीं हो रहा है। यहाँ आप लोगों को जब हम एनवायरमेंट प्रकृति तथा और पालन पोषण वाद विवाद होगा मैम थर्ड नंबर। प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद, आप लोगों को जब हम हेरिडिटी और एनवायरमेंट करवाए थे, तो प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद एक टॉपिक पढ़ाए थे ना। यहाँ पे उसी का तो जिक्र हो रहा है, बोल रहा है कि नहीं, हम लोग अपने हेरिडिटी के कारण ये प्रभावित होता है, और सोनाली बोल रही है कि नहीं, ये हमारे परिवेश के कारण प्रभावित होता है। ठीक है, तो यही तो है प्रकृति और पालन पोषण वाद विवाद, इसी पे तो बहस हो रहा है। जबकि अगर हम लोग का भाषा विकास जो है अगर प्रभावित हो रहा है, तो दोनों से प्रभावित हो रहा है। हम किसी को कम या ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोले थे कि हम लोग का वातावरण और पर्यावरण, सॉरी, वंशानुक्रम और पर्यावरण, यह दोनों का इक्वल रोल होता है मानव के विकास में। चाहे उसका भाषाई विकास हो, चाहे उसका शारीरिक विकास हो, चाहे उसका सामाजिक विकास हो, इन दोनों का क्या है? इक्वल रोल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रकृति तथा पालन पोषण विवाद। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग सॉल्व करके हटाएं। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करने से आप लोगों को कुछ
थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है अब क्वेश्चन सॉल्व करने में? कल भी हम लोग किए, आज भी किए ना। अब हम जो भी क्वेश्चन देंगे ना, पहले आप लोगों से सॉल्व करवाएंगे, इसके बाद उसका सॉल्यूशन करेंगे, ताकि आप लोग पहले अपने माइंड से उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। लास्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना। ठीक है, बच्चे को स्वच्छता के लिए प्रेरित करना है कि स्वच्छ रहना है, साफ सुथरा रहना है, एकदम नीट एंड क्लीन रहना है, हर जगह पानी जमा नहीं होने देना है, अपने क्लासरूम को क्लीन रखना है। ठीक है, खाना लेने से पहले या फिर खाने से पहले हैंड वॉश करना है, हर एक चीज का हमें उसको जानकारी देना है। तो उसके लिए हम बालक को प्रेरित कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या कर दिए, उस बच्चे को जो है हम किसी स्वच्छता समिति का सदस्य बना दिए, मेंबर बना दिए। तो ये क्या प्रतिबिंबित कर रहा है, क्या बोल रहा है कि प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागमन, बच्चा जो है इस प्रेरणा को अपने व्यवहार में शामिल कर रहा है। प्रेरणा का मानवतावादी उपागमन, प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागमन, बच्चा इस प्रेरणा को अपने संज्ञान में रख रहा है कि समझ में रख रहा है। या फिर प्रेरणा का सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना, क्या होगा इसका आंसर बताइए? क्या होगा इसका आंसर? प्रेरणा का सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना होगा, या प्रेरणा का हम लोग का संज्ञानात्मक उपागमन होगा, प्रेरणा का मानवतावादी उपागमन होगा, या प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागमन होगा? मैम प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना में प्रेरणा की चौथा सामाजिक नंबर। सांस्कृतिक संकल्पना, यानी कि समाज से जुड़े कार्य करवाया जा रहा है बच्चों को। इससे किसका हित हो रहा है? समाज का हित हो रहा है, केवल अकेले उसका तो हित हो रहा है। व्यवहारवादी उपागमन यानी कि उस केवल अकेले उसके लिए वो अपने व्यवहार में शामिल कर ले रहा है। लेकिन यहाँ पे तो स्वच्छता समिति का सदस्य बनाया जा रहा है ना, स्वच्छता से रिलेटेड चीज है, यानी कि समाज इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या होगा, सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना होगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? चलिए, ज्योति जी, गायत्री जी भी जुड़ी हैं। यस मैम। गायत्री जी कहाँ चली गई थी बीच में? मैम वो थोड़ा सा फोन आ गया था वैसे। चलिए, आप भी ईवीएस का क्वेश्चन सॉल्व किए ना गायत्री जी? यस मैम। की है ना? आंसर नहीं ना टिक की है? नो मैम। चलिए आंसर कीजिए दोनों जान, ज्योति जी, गायत्री जी, पूजा जी का हो गया है। यस मैम। चलिए 61 का 3 थोड़ा फास्ट कीजिएगा। 61 का 3, अच्छा 62 का 1, हाँ 63 का 1, हाँ 64 का 1, कितना बोले मैं? 62 का 1, अच्छा 63 का 1, 64 का 1, 65 का 3, 65 का 3, 66 का 4, 67 का 4, 68 का 1, 69 का 2, हाँ 70 का 3, हाँ 70 का 3, 71 का 3, 72 का 2, 72 का 2, 73 का 4, 73 का 4, 74 का 1, 75 का 2, 76 का 3, 77 का 3, 78 का 1, 79 का 1,
80 का 2, 81 का 4, 82 का 4, 83 का 1, 84 का 2, 84 का 2, 85 का 3, 86 का 1, 85 का 3, 85 का 3, 86 का 1, 87 का 3, 87 का 3, 88 का 4, 88 का 4, 89 का 2 और 90 का 4। हो गया? हो गया? हाँ, यस मैम। चलिए बताइए कितना हुआ है सॉल्व। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गलत है। आप खुद ही काउंट कर लीजिए, काउंट करके हमको डायरेक्ट बताइए कितना आया। 10 गलत है मैम। हम 10 गलत है ये नहीं पूछ रहे हैं, आपका आया कितना 30 आउट ऑफ 20। 20 आया। अभी आप पूरा बुक नहीं पढ़ी हैं, ठीक है। गायत्री जी कितना आया? गायत्री जी कितना आया? मैम 23। गायत्री जी 23 आया। यस मैम। वेरी गुड। चलिए याद रखिएगा आप लोग, ईवीएस ऐसा आप लोग का टॉपिक है 30 मार्क्स का, जिसमें आप लोग ज्यादा से ज्यादा नंबर उठा सकती हैं। समझ में आया? ईवीएस से, हिंदी से, ठीक है। मैथ्स हम लोग का टाइम टेकन वाला होता है, बहुत समय ले लेता है। प्राय क्या होता है कि उसको सॉल्व करने में आदमी गड़बड़ टेंशन में क्या होता है रॉन्ग कर लेता है। लेकिन ईवीएस आप लोग का बहुत मार्क्स ले उठाएगा, हिंदी आप लोग का मार्क्स उठाएगा। अगर सीडीपी का आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्जैक्ट पूरा मार्क्स उसमें आएगा, ठीक है। तो ईवीएस को ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके करिए। देखिए वो अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है। 23 आया ना, उनका 20 आया ना। पूजा जी आपका कितना आया था? 14 आया था। आप क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं की थी। नहीं। प्रिया जी आप भी सॉल्व कीजिए, ठीक है। यस। चलिए इसमें आप लोग का पता है जो आप लोग ईवीएस सॉल्व की हैं, इसमें केवल 15 मार्क्स का आप लोगों का जो है ईवीएस से रिलेटेड जो कुछ भी हम लोग बुक में पढ़ रहे हैं उससे आ रहा है। और 15 मार्क्स का पैडागोजी सेक्शन है, जो कि हम लोग 2 शब्द शिक्षकों के लिए, अध्यापकों के लिए जो पढ़ते हैं ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें ईवीएस में टोटल जो है 30 क्वेश्चन आता है, जिसमें से 28 क्वेश्चन तो आप जो ईवीएस की बुक पढ़ रहे हैं उसी में से आएगा। लेकिन 2 क्वेश्चन जो होता है ना वो थोड़ा जो है हम लोग का डायरेक्शन वाला एक रहता है और एक सम्स से रहता है कि इतने बजे हम ट्रेन पकड़े, इतना बजे हम उतरे, तो कितना समय लगा, हमारा दूरी कितना है, ये सब वाला। तो ये दोनों जो है सम्स अगर इस टाइप का आ रहा है तो ये दोनों चीज हम आप लोगों को बता देंगे, एकदम अच्छे से बता देंगे, इसमें गलती नहीं होगा आप लोगों का, ठीक है।